चलिए जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं जी? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, लास्ट क्लास में बेटा हमने यूनिट सेकंड फिनिश कर लिया था। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज 1.3 हमें डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? 1.3, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। भारत में क्या इतिहास रहा है? किसका बच्चे? बिजनेस का, और ये कैसे कैसे डेवलप हुआ है। ओके, नाउ लिसन प्लीज, एक मिनट तो देखो। आज मैं आपको थोड़ा सा कुछ हिंदू ग्रंथ पढ़ाऊंगा। ठीक है? शायद आप पता नहीं हमने पढ़े हो ना पढ़े हो, या फिर पढ़े हो तो उसके पीछे लॉजिक समझाऊंगा। देखो, स्टार्ट करें। ओके, नाउ लिसन प्लीज ध्यान से। सबसे पहले हम ना कॉन्सेप्ट समझते हैं, भारत में क्या इतिहास रहा है कॉमर्स का बिफोर ब्रिटिश, यानी कि एंशिएंट भारत में क्या कॉन्सेप्ट रहा है। ठीक है, प्राचीन भारत में। तो जब मैं एंशिएंट भारत की बात करता हूं, यानी कि एंशिएंट इंडिया की बात करता हूं, प्राचीन भारत, तो हमारे इंडिया में बेटा एक कॉन्सेप्ट चलता था, वर्ण व्यवस्था। क्या चलता था बेटा? वर्ण व्यवस्था। दैट इज, यहाँ पे ना वर्ण व्यवस्था में क्लासिफिकेशन किया हुआ था लोगों का। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स। क्या क्या होता बच्चे? क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। क्या बोलते हैं? वर्ण व्यवस्था। अब सर ये जो क्लासिफिकेशन था ना, इसका आधार क्या था सर? तो ये बेस था ऑन कर्मा। किस पर बेस था? कर्मा, यानी कि आप क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, उस एक्टिविटी के आधार पे आपको यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, या टीचिंग का काम कर रहा है, उसको एक वर्ण दिया गया ब्राह्मण। क्या बोला गया बेटा उसको? ब्राह्मण। ठीक है। अच्छा, दूसरे जो लोग समाज में रक्षा करते हैं समाज की, उनको बोला गया क्षत्रिय। क्या बोला गया उनको? क्षत्रिय। ठीक है। और जो पर्सन बेटा बिजनेस करते थे, ट्रेडर व्यापारी, उसको बोला गया वैश्य। वैश्य कम्युनिटी। और जो सर्विस सेक्टर में थे उनको बोला गया शूद्र, जिसको शूद्र बोलते हैं हम बेसिकली। ठीक है, ये चार कम्युनिटी थे बेटा हमारे पास। एक क्या थी? ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय। तीसरा वैश्य। और शूद्र। अब जरा सुनो ध्यान से, सिचुएशन क्या है भाई। अभी हमें ब्राह्मण, इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझना ध्यान से। अच्छा, इसका मतलब है बर्थ के बेसिस पे ये हमें कास्ट सिस्टम जो आज का है भारत का, वो वर्ण व्यवस्था से डिफरेंट है। कास्ट सिस्टम क्या है बेटा? कास्ट सिस्टम ये कहता है कि यदि आप किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हैं, आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं, आप फिर भी क्या है? ब्राह्मण ही है। यदि आप किसी शूद्र के घर में जन्म लिए हैं, आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं, आप क्या है? शूद्र ही हैं। दिस इज टुडेज कास्ट सिस्टम। बट दैट वाज अ वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था ये थी, आप जो काम कर रहे हैं आपको उसी नाम से प्रोनाउंस किया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा, जो लोहार का काम करता है उसको हम क्या बोलते थे? लोहार। जो सोना गोल्ड्स का काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते थे? सुनार बोलते थे ना। जो खेती वगैरह कर रहा है उसको हम क्या बोलते थे? किसान। तो ये सारे क्या बोलते थे बेटा? वर्ण व्यवस्था। और जो काम आपने करा वही आपकी जाति बन गई इन मॉडर्न इंडिया। क्लियर है? अच्छा, खैर जो भी है, बट इसका मतलब सर ये जो वर्ण था, वैश्य कम्युनिटी, इसका मेन काम था व्यापार करना। क्या काम करना? व्यापार। आती तो है डेली वो। आ रहा है थोड़ा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा? ट्रेड। क्या हो रहा था? ट्रेड। तो इनका काम था बेटा बाइंग एंड सेलिंग करना। किस चीज के बेटा? गुड्स और सर्विस का। भाई यही तो पढ़ रहे हैं हम। तो इनकी भारत में एक बेसिक कम्युनिटी थी जो पहले क्या करती थी बेटा? बिजनेस कर सकती थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैश्य कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? वैश्य कम्युनिटी, जिनको हम आज के डेट में बनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बनिया, राइट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड। अच्छा, फिर ये तो चलो एंशिएंट भारत की बात हो गई।
सर मॉडर्न इंडिया में किस तरीके से बिजनेस डेवलप हुआ, उसका क्या सिनेरियो था, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आप पहले इसको लिख लो। इस चल रहा। देखा दोस्तों, चलो देखो, समझ में जा रहा है कुछ तुम्हारे? कृष्णा जी, आपके तो पहली क्लास है आज। डन। गर्मी बहुत है ना? है। नहीं सीरियसली देखो ना, पसीना, पंखा चल रहा। खून पसीने की कमाई। चलो, अब यहाँ पे लिखो, जरा एक हेडिंग लिखो। ये मैंने आपको एक एनसीएट भारत के बारे में बताया कि किस तरीके से इंडिया में बिजनेस किया करते थे और कौन सी कम्युनिटी इंडिया में बिजनेस किया करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, यानी कि भारत में किस तरीके से कॉमर्स डेवलप हुआ। तो इसके कुछ स्टेजेस हैं, क्या है बेटा? स्टेजेस हैं, तो सब आप एक एक करके लिख लीजिए, फिर हम समझेंगे इसको। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। तो सबसे पहला स्टेप वन, वाटर सिस्टम स्टेज। स्टेप नंबर टू, विलेज इकोनॉमी स्टेज। स्टेप नंबर थ्री,
मनी इन्वेंशन स्टेज। स्टेप नंबर 4, टाउन इकोनॉमी स्टेज। स्टेप नंबर 5, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टेज। स्टेप नंबर 6, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। आपने ये कॉपी आप रख दीजिए, पोडियम के ऊपर ही रख दीजिए, या पोडियम, हाँ पोडियम के ऊपर रख दीजिए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बाकी लॉक करके दोनों लॉक लगा के चाबी रिसेप्शन पे दे देना हॉस्पिटल की। ठीक है। और ये एसी वाला आया है क्या? ठीक है, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। क्या लिखा आपने? हाँ जी। चलो, आज हम मोस्टली कोशिश करेंगे बिजनेस को, चैप्टर 1 को फिनिश करने का, ठीक है। चलिए, अब जरा ध्यान से देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, तो इसके क्या क्या स्टेजेस हैं। बहुत सिंपल है, 2 मिनट ध्यान से फोकस से सुनना, कंप्लीट हो जाएगा ये। कहते हैं ये फॉलोइंग कुछ स्टेजेस हैं जो बिजनेस डेवलप हुआ। देखो, सबसे पहले पुराने जमाने में जब पैसा नहीं था बेटा, तो हमारे पास गुड्स एक्सचेंज करने के लिए क्या तरीके थे। तो सबसे पहला कौन सा होता है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। का मतलब क्या है सर? इधर देखो, जैसे मान लो आज अगर आप किसी से गुड्स परचेस करो तो उसको क्या दे के आते हो? पैसा दे के आते हो ना। तो ट्रेड हो जाता है, हाँ जी। बट पहले ऐसा नहीं था बेटा। तब हम गुड्स को एक्सचेंज करते थे इन टर्म्स ऑफ गुड्स। यानी कि मैं अगर आपको गेहूं दे रहा हूं तो आपसे क्या ले लूंगा? चावल ले लूंगा। या कोई लेबर मेरे लिए काम कर रहा है तो मैं उसको राइस दे दूंगा या कुछ भी दे दूंगा, वट। तो वहां पर क्या हो रहा है? सर्विस ली जा रही है, गुड्स दिया जा रहा है। गुड्स लिया जा रहा है, गुड्स दिया जा रहा है। मतलब हाँ, मनी वगैरह कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मतलब ये इकोनॉमी वैसे भी रेस्ट्रिक्टेड थी। क्या थी बेटा? रेस्ट्रिक्टेड। ये अपने ही गांव में ही बिजनेस करते थे, उसके बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि इनकी नीड कम थी, इनकी जरूरतें कम थी। तो ट्रांजेक्शन भी बहुत सिंक्रोनाइज था। क्या था बेटा? सिंक्रोनाइज था, बहुत छोटा ट्रांजेक्शन था। तो इसलिए बेटा यहाँ पे क्या होता था? गुड्स के बदले हम गुड्स को क्या कर लेते थे? एक्सचेंज कर लेते थे। दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ बार्टर सिस्टम स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा। उसके बाद आया विलेज इकोनॉमी स्टेज। कुछ नहीं बेटा, अब हमने क्या करा? गांव में ही व्यापार करना शुरू करा। यानी कि जो ट्रेड एक्सटेंड था वो क्या था? एक्सटेंड अप टू विलेजेस। मतलब हम कहीं बाहर जाके ट्रेड वगैरह नहीं करते थे। हम अपने आपस में गांव के जितने भी लोग होते थे उनसे ही क्या कर लेते थे? ट्रेड कर लिया करते थे। अगेन गुड्स के बदले गुड्स में। अच्छा, फिर एक रिवोल्यूशन होता है। क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है। और क्या इन्वेंट कर लिया जाता है? मनी को इन्वेंट कर लिया जाता है। यानी कि कॉइन्स। सबसे पहले कॉइन्स का ही जन्म हुआ था दोस्तों। पहले नोट्स पेपर नहीं चलते थे। हाँ जी। आपका टेस्ट हो गया? रिसेप्शन पे दे दो, मैं ले लूँ। ठीक है, तो जब मनी इन्वेंट हुआ कॉइन्स के फॉर्म में बेटा, अब लोग क्या करने लगे? गुड्स के बदले क्या लेने लगे बेटा? कॉइन्स लेने लगे। क्या लेने लगे? कॉइन्स। यानी कि मनी को एक्सेप्ट करने लगे। किसको एक्सेप्ट करने लगे? मनी। अब जैसे ही मनी इंट्रोड्यूस हुआ, फिर इकोनॉमी का वाइड स्प्रेड हो गया। क्या हो गया बेटा? वाइड स्प्रेड। भैया अब सुनो, बार्टर सिस्टम में एक लिमिट थी, एक रेस्ट्रिक्शन था। बट सर मॉनेटरी सिस्टम में कोई लिमिट नहीं है। आप किसी से भी ट्रेड कर सकते हो। उसको सिर्फ क्या देके आना है आपको? पैसा देके आना है, मनी देके आना है।
आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा मनी की वजह से बिजनेस कहाँ पहुंच गया, टाउन इकोनॉमी में, यानी कि पहले सिर्फ एक विलेज में हो रहा था, अब पूरे सिटी में होने लग गया। किस में लग गया, पूरे सिटी में। और सिटी से बेटा फिर क्या बनने लगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। मतलब अब इंडस्ट्रीज बनने लगी, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है। तो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, और इंडस्ट्रीज के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट वगैरह, ये सब चीजें भी डेवलप होने लगे। तो मतलब धीरे 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 पार्टनर सिस्टम से बेटा आज हमारा बिजनेस का वाइड स्प्रेड हो गया बहुत ज्यादा। हाँ, तो दिस इज द बेसिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया। समझे। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इंडिजिनस बैंकर्स। क्या पढ़ेंगे, इंडिजिनस बैंकर। वो क्या होता है, पहले अब इसको लिखो साइड में जो मैंने लिखवाया है। कृष्णा, मैं आपको बिजनेस के कुछ वीडियो भेजूंगा, देख लेना आपको, ठीक है। आवाज आ रही है ना। हेलो। विनीत, ये पानी वाला आया था क्या? नहीं आया। अच्छा, एक सेकंड में कॉल, अभी तुम हो वहां पे चले गए हो? अच्छा ठीक है। डन। चलिए, तो ये हमने एक बेसिक डेवलपमेंट पढ़ा कॉमर्स का इन इंडिया में। अच्छा, एक ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो हम आज के संदर्भ में भी पढ़ते हैं बेटा इसको। जरा आप एक हेडिंग डालिए, इंडिजिनस इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। चलो, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, फिर हम समझेंगे इसको। इंडिया हैज एन ओल्ड हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन द कंट्री। One finds a mention of banking business in Kautilya economics, but only for specialized section of the society used to do this business. These people were called indigenous bankers.
हो गया। 1 मिनट तो देखो। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिजिनस बैंकर, मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनाना चाहता हूँ। इधर देखो। आज इन मॉडर्न एरा, आप बैंक्स के बारे में सुनते हो। बैंक के बारे में सुना आपने? ऑफ कोर्स। इवन आप में से बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट्स भी होंगे। किस किस के पास बैंक अकाउंट्स हैं? 1 2 3, ऑलमोस्ट 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 सबके पास है, राइट? ओके। तो सर बैंकों का इन मॉडर्न टर्म्स, आज के टर्म में क्या काम है साहब? वो आपसे एक्सेप्ट करते हैं क्या? डिपॉजिट। हाँ जी, आप बैंक में जो पैसा जमा करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिट ना। अच्छा। वो आपको पैसा लोन भी देते हैं, एडवांस करते हैं क्या बेटा? लोन्स। मुझे बिजनेस करना है, पैसा चाहिए, तो मैं बैंक से पैसा ले सकता हूँ? ऑफ कोर्स ले सकता हूँ सर, दिस इज एडवांस लोन। अच्छा, मैं बैंक में पैसा रख सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ सर। तो सर ये एक तरीके से इसको बोलते हैं बैंकिंग बिजनेस। क्या बोलते हैं? बैंकिंग बिजनेस। और ये कहलाता है बैंकिंग सिस्टम। क्या कहलाता है? कि मॉडर्न टाइम में, राइट? तो कहते हैं क्या पुराने भारत में भी, हाँ जी, पुराने भारत में भी क्या यही सिस्टम था? क्या कोई बैंक का जिक्र है भारत में? तो कहते हैं कौटिल्य और इकोनॉमिक्स में, चाणक्य जी का नाम सुना होगा आपने। चाणक्य, अ पर्सन हु इज अ इकोनॉमिस्ट इन एंशिएंट इंडिया, राइट? उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसको हम मॉडर्न टाइम में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। तो सर ये क्या कहते हैं देखो, इंडिया हैज अ ओल्ड हिस्ट्री अबाउट बैंकिंग इन अ कंट्री, यानी कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है भारत के लिए। इंडिया में बैंकिंग का बहुत पुराना इतिहास है। क्या है बेटा? बहुत पुराना इतिहास है। वन फाइंड मेंशन इन बैंकिंग बिजनेस, कौन से अर्थशास्त्र में? कौटिल्य इकोनॉमिक्स में। यानी कि जब हम कौटिल्य यानी कि चाणक्य अर्थशास्त्र पढ़ते हैं बेटा, तो उसमें बैंकिंग का जिक्र होता है। बट तब बैंकिंग बिजनेस करना हर किसी को अलाउड नहीं था। तो देखो आगे देखो, बट ओनली अ स्पेशलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूज टू डू दिस बिजनेस। यानी कि सुनो ध्यान से, जैसे मान लो हम एक सोसाइटी है, ठीक है? पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, और बैंकिंग बिजनेस होता था। बट बैंकिंग बिजनेस करने का राइट सिर्फ मेरे पास है, आपके पास नहीं है, राइट? दैट इज ओनली आई हैव अ राइट टू ओपन अ बैंक, और मैं ही बैंकिंग का बिजनेस कर सकता हूँ। मुझे एक नाम से जाना जाता था, इंडिजिनस बैंकर। किस नाम से? इंडिजिनस बैंकर। यानी कि सोसाइटी के हर वर्ग को यह अधिकार नहीं था। एक ही स्पेसिफाइड वर्ग बेटा क्या करता था? बैंकिंग बिजनेस करता था। और जो वर्ग करता था उसको हम एक नाम से जानते थे, क्या? इंडिजिनस बैंकर। क्या जानते थे बेटा? इंडिजिनस बैंकर। इसी से इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम बना। क्या बना? इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। जरा इसके हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। ये किस पे पड़ा बेटा? क्योंकि इसको जो सोसाइटी के लोग कर रहे थे, उनका नाम क्या था? इंडिजिनस बैंकर्स था। जो ये बिजनेस कर रहे थे, इसलिए बेटा इस बैंकिंग बिजनेस को हमने क्या नाम दिया? इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम या बिजनेस। समझे? बोलो। अच्छा सर, इसका काम क्या था? इंडिजिनस बैंकिंग क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इस मॉडर्न एरा के कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए। मॉडर्न एरा, ERA, एरा।
Done. डीलिंग इन हुंडीज। डीलिंग इन हुंडीज। हो गया। ओके, नाउ लिसन प्लीज। आप कहते हैं सर इंडिजिनस बैंकर्स इन इंडिया। भारत में इंडिजिनस बैंकर का क्या इतिहास रहा है? कहते हैं अकॉर्डिंग टू एक इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी कब बेटा? 1931 में उन्होंने एक डेफिनेशन दिया, कहा जो इंडिजिनस बैंकर्स हैं उनको डिफाइन किया कि कोई भी इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल व्यक्ति या कोई भी प्राइवेट फर्म, ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी बोल सकते हैं, इनका काम होता था पहला क्या? रिसीविंग डिपॉजिट, मतलब लोगों से पैसा लेना। और डीलिंग इन हुंडीज में डील करना, हुंडीज क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। और लैंड करना मनी, मतलब उधार देना लोगों को। ये काम था किनका बेटा? इंडिजिनस बैंकर का। पहला काम क्या था? डिपॉजिट रिसीव करना। क्या काम था जी? डिपॉजिट रिसीव करना। दूसरा काम क्या था? हुंडीज में डील करना। किस में डील करना? हुंडीज में डील करना। हुंडीज क्या होता है, विल अंडरस्टैंड। और फिर क्या करना बेटा? मनी, उधार देना। ये बेसिक तीन फंक्शन परफॉर्म करते थे बेटा इंडिजिनस बैंकर। जो ये काम करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? इंडिजिनस बैंकर। क्या बोलेंगे बेटा? इंडिजिनस बैंकर। समझे? बोलो बच्चे। या अब जरा इनके ना फंक्शंस को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो जरा लिखो हेडिंग। फंक्शंस ऑफ इंडिजिनस बैंकर्स। क्या बेटे? ये टू डील इन हुंडीज। कौन सा पॉइंट? स्पेक्युलेटिव ट्रेड। कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट। और फिर अदर बिजनेस। लिखा बच्चों? इंडिजिनस बैंकर्स क्या होता है?
चलो, अब यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे सर बैंकिंग फंक्शन को और नॉन बैंकिंग फंक्शन को, ठीक है। जैसे कि बैंकिंग फंक्शन में होता है भैया टू गिव लोन या लैंडिंग मनी, मतलब उधार देना। दूसरा एक्सेप्ट डिपॉजिट, डील करना किसमें, हुंडीज में। अदर बिजनेस यानी कि नॉन बैंकिंग बिजनेस में आप स्पेकुलेटिव ट्रेड करते हो, क्या होता है विल अंडरस्टैंड, कमीशन एजेंट की तरह काम करते हो, और अदर बिजनेस, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एक करके चीजों को समझेंगे, तो सबसे पहले लिखो बैंकिंग फंक्शन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस। सो सबसे पहला हमारे पास क्या है, लैंडिंग ऑफ मनी या लोन देना। चलो अभी तो देखो ध्यान से, सर यहाँ पर लेट अस अज्यूम सर ये बैंकर्स हैं, इंडिजिनस बैंक। कौन है जी, इंडिजिनस बैंक, ठीक है, बोलिए। या अब जो इंडिजिनस बैंकर्स हैं, राइट, जैसे मान लो ये है पब्लिक, ये कौन है जी, पब्लिक है। तो लेट अस अज्यूम सर पब्लिक को नीड है फंड्स की, किसकी नीड है बेटा, फंड्स की, बिजनेस करने के लिए या किसी कंजम्पशन के लिए, किसके लिए, है ना। तो ये लोग ना उस समय अप्लाई करते थे इंडिजिनस बैंकर को लोन के लिए, किसके लिए अप्लाई करते थे बेटा, लोन के लिए अप्लाई, यानी कि सर इनको नीड है फंड्स की, इन्होंने अप्लाई किया लोन के लिए। तो इन रिटर्न दे विल गॉट फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, यानी कि इन्होंने जो फंड्स प्रोवाइड करा किसको, फंड्स प्रोवाइडेड टू पब्लिक को, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं बेटा, लैंडिंग मनी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, लैंडिंग ऑफ मनी। अच्छा, इसके बदले ये लोग क्या चार्ज करते थे, इसके बदले ये चार्ज करते थे इंटरेस्ट। क्या चार्ज करते थे, इंटरेस्ट। भैया आपको लोन दिया, अब हम आपसे क्या करेंगे बेटा, चार्ज करेंगे क्या, इंटरेस्ट। तो इसी को बोलते हैं लैंडिंग ऑफ मनी। क्या बोलते हैं बेटा, लैंडिंग ऑफ मनी, जहां पर हमारे बैंकिंग सिस्टम में हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और उसके बदले उससे क्या ले रहे हैं बेटा, इंटरेस्ट रिसीड कर रहे हैं। क्या रिसीड कर रहे हैं, इंटरेस्ट। तो ये एक बिजनेस होता है जिसको हम बोलते हैं लैंडिंग बिजनेस, और यही काम करते थे इंडिजिनस बैंकर। कौन करते थे बेटा, इंडिजिनस बैंकर, समझे। चलो लिखो, कॉपी करो। डन बेटा, ओके। तो ये हमने समझा पहला पॉइंट, जहां पर हम बिजनेस में मनी लैंड्स करते हैं बेटा पर्सन्स को, और उस पे इंटरेस्ट इनकम जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं, इंटरेस्ट इनकम। अच्छा बेटा दूसरा काम लिखो, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स।
अगेन बेटा यहाँ पर हम एक चार्ट बनाएंगे और उसी से चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। लेट अस अज्यूम ये है इंडिजिनस बैंकर, अभी लिखना मत, पहले आप समझिए ये कौन है बेटा। इंडिजिनस बैंकर्स है, कौन है जी? इंडिजिनस बैंकर है, ध्यान से सुनना प्लीज, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक है। अब मान लो पब्लिक के पास ना हैविंग फंड्स, इनके पास क्या है? फंड्स है, पैसा है। हाँ, अभी इसकी सेफ कीपिंग रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं? सेफ कीपिंग। तो लोग क्या करते हैं बेटा, इनको प्रोवाइड कर देते हैं मनी एज अ डिपॉजिट। क्या कर देते हैं बेटा? मनी प्रोवाइड कर देते हैं एज अ डिपॉजिट। ठीक है, आपने क्या करा, इनको पैसा दे दिया एज अ डिपॉजिट। अच्छा, इन्होंने एक्सेप्ट करा, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। इन्होंने क्या करा बेटा? एक्सेप्ट करा डिपॉजिट। अच्छा सुनो, जो आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट करा है, जो आपने क्या करा बेटा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करा है, भाई उसके बदले कुछ तो पे करोगे ना। हाँ, तो आप क्या पे करोगे इनको? इंटरेस्ट पे करोगे। यानी कि सुनो, यहाँ पे इंडिजिनस बैंकर बेटा इंटरेस्ट ले रहे हैं या दे रहे हैं? दे रहे हैं सर। जैसे मैंने आपसे पैसा लिया, मैंने आपका पैसा यूज कर रहा हूँ, तो उसके बदले आपको क्या पे कर रहा हूँ? इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो सर यहाँ पे बेसिक सिचुएशन रहता है, प्रश्न नहीं आता सर। एक बात बताइए, अभी आपने ऊपर पढ़ाया कि पब्लिक को लोन देते हैं तो इंटरेस्ट लेते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हैं तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो भाई इनकम कहाँ जनरेट हो रही है? इंटरेस्ट लिया भी, इंटरेस्ट दिया भी, फायदा क्या हो रहा है? तो सुनो, बैंकिंग बिजनेस में फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है स्प्रेड का। किसका? यानी कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक्स। यानी कि जो बैंक्स बेटा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो जो रेट होता है इसका, ये हायर होता है। क्या होता है? हायर होता है। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक इसके रेट से। जैसे मान लो आपने अच्छा, पेड किस पे करते हो इंटरेस्ट आप? हम पेड किस पे करते हैं? डिपॉजिट पे। और लेते किस पे हैं? लोन पे, है ना। आपने मान लो डिपॉजिट पे 4% का इंटरेस्ट दिया, और लोन पे आपने कितने का इंटरेस्ट लिया? 12% का। तो इसका डिफरेंस कितना है? 8%। तो 8% को बोलेंगे स्प्रेड। क्या बोलेंगे? स्प्रेड या इनकम ऑफ बैंक्स। क्या ये आपके लिए इनकम हो गई? ये आपके लिए क्या हो गया बच्चे? इनकम हो गई बैंकों की ये। दैट इज स्प्रेड, समझे? बोलो। हाँ, तो ये है बेटा हमारे पास सेकंड फंक्शन, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। दो तीन दिन से आवाज आ रही है। आई डोंट थिंक सो। कौन है? कहीं पंखे की आवाज तो नहीं? बिल्ली? पता नहीं कौन रो रहा है बेचारा। भूख तो नहीं लग रही है इसको जो रो रहा है? आदित्य हो गया? तो लिख भी रहा है, लग नहीं रहा मेरे को।
हो गया दोस्तों। हाँ जी। दिस इज डन। आ रहा है समझ में? पक्का। बाकी वीडियो लेक्चर भेजूंगा, देख लेना एक बार ना। नाउ लिसन प्लीज। हो गया ना? अब तीसरा पॉइंट था डीलिंग इन हुंडीज। क्या था जी? अब सर ये हुंडी है क्या सर? बच्चों, हुंडीज का मतलब अगर मॉडर्न टाइम की बात करो तो हुंडी को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? चेक से, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, या प्रोमिसरी नोट से। हाँ जी बेटे। चुप ना लाए। नाउ लिसन प्लीज। इधर देखेंगे बच्चों। अगर मैं अब लिखना नहीं है भाई, पहले समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। हुंडीज क्या होते हैं सर? जैसे आज के जमाने में चेक तो सुना होगा आपने, अकाउंट्स में आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुना होगा, प्रोमिसरी नोट सुना होगा। तो वैसे ही पुराने जमाने में क्या होते थे बेटा? हुंडीज होते थे। क्या होते थे? हुंडीज। ये दो तरह की होती हैं, दरसनी और मुद्दती, विल अंडरस्टैंड। बट सबसे पहले आप समझो ये हुंडी है क्या। इसका सबसे पहले आप क्या समझो बच्चों? कॉन्सेप्ट समझो। हुंडी है क्या? ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे इंडिजिनस बैंकर होता है। लेट अस अज्यूम यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर एक्स, और एक पर्सन है मिस्टर वाई, और यहाँ पर एक है इंडिजिनस बैंकर। कौन है बेटा? इंडिजिनस बैंक। कृपया ध्यान से सुनेंगे कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है। तो सुनो बेटा ध्यान से। मान लो एक्स ने और वाई ने ट्रेड किया। लेट अस अज्यूम वाई ने बेटा कुछ गुड्स बेचे किसको? सोल्ड आउट गुड्स। किसको बेटा? एक्स को। अब बेटा गुड्स बेचे हैं तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो पेमेंट नहीं करेगा, ये पैसा ही नहीं है। ये जो सोल्ड करे हैं, ये करे हैं लेट अस अज्यूम उधार में। किसमें? उधार में, क्रेडिट में। बट प्रॉब्लम इज दैट सर, मैं कैसे बिलीव करूं कि ये जो नालायक है एक्स, ये कल को पेमेंट कर ही देगा? पेमेंट नहीं करा, मेरा तो नुकसान हो गया ना। हाँ, दूसरा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो गुड्स नहीं बिकेगा, वहां भी नुकसान है। तो यहाँ पर एक रास्ता निकाला गया कि मिस्टर एक्स ने बोला भाई सुन, मैं जो पेमेंट दूंगा, मैं एक ना नोट लिख के दे देता हूँ किसको? इंडिजिनस बैंकर को। क्या दे देता हूँ? इंडिजिनस बैंकर को एक नोट लिख के दे देता हूँ, और इस नोट को आप बाद में विड्रॉ करा लेना कैश में। किससे लेना कैश बेटा? इंडिजिनस बैंकर से। मैं ही दे दूंगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। एक सेकंड। हेलो। अभी तो क्लास में हूँ, आऊंगा 1 बजे के बाद। हाँ। हाँ बोलो। कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, इतनी गर्मी में लाऊं? हाँ देखता हूँ, मुश्किल है। चलो अभी तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? एक्स वाई के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, गुड्स बेच रहा है। अब भाई इसको लग रहा है कि यार मेरा पैसा नहीं मिला, तो इसने एक नोट लिख के दे दिया। इसी नोट को हम बोलते थे हुंडीज। क्या बोलते थे? और ये नोट आप बैंक से जाके क्या करवा सकते हो? कैश करवा सकते हो। ठीक है। तो सर बैंक को क्या फायदा? भाई बैंक इसके बदले क्या चार्ज करेगा आपसे? कमीशन। क्या चार्ज करेगा? कमीशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुड्स बेचे 1 लाख रुपए के, कितने के? 1 लाख रुपए के। तो इसने 1 लाख की पेमेंट ना करके बैंक के फेवर में 1 लाख रुपए का नोट जारी कर दिया। ठीक है। और बैंक वो 1 लाख रुपए किसको दे देगा? मिस्टर वाई को। ठीक है। क्या मिस्टर वाई का टेंशन खत्म?
मिस्टर वाई को पेमेंट मिल गई ना, इसका टेंशन खत्म। अब बैंक जो है ये हुंडीज के बदले इससे चार्ज करेगा 1 लाख प्लस 1500। यानी कि मिस्टर एक्स 1 लाख रुपए के साथ साथ क्या पे करेगा, 1500 रुपए किसको, बैंकर को। क्या बैंकर को फायदा हो गया, उसको क्या फायदा हो गया सर, उसे पैसा मिल गया एक्स्ट्रा, है ना। और एक्स का फायदा ये हो गया कि उसके पास अभी पेमेंट नहीं था, उसको गुड्स मिल गया। देखो एक्स का फायदा है उसके पास पैसा नहीं था फिर भी उसको गुड्स मिल गया। हाँ। वाई का फायदा ये है कि उसका गुड्स बिक गया, उसको पैसा मिल गया। हाँ। बैंक का क्या फायदा है, उसको पेमेंट के साथ साथ क्या एक्स्ट्रा कमीशन भी मिल गया। यस, तो उसको बोलते हैं डील इन हुंडीज। क्या बोलते हैं बेटा, डील इन हुंडीज। समझ में आया नारायण को, नहीं आया। कैश चेक में नहीं होता क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं होते क्या, चेक में नहीं मिलता, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो मिलता ही है। हाँ, सुनो ना, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि मैंने बिल काटा, मैंने आपको दे दिया, मैंने कहा भैया 3 महीने के बाद पेमेंट ले लेना। फिर आपको 1 महीने में पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप किसके पास चले जाते हो, बैंक के पास। बैंक से कहते हो भैया ये हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, आप रख लो, मिस्टर एक्स से आप पैसा ले लेना, मुझे अभी दे दो। ठीक है, तो बैंक बोलेगा ठीक है, कुछ कमीशन काट के आपको पैसा दे देगा, और मिस्टर एक्स से पूरा पैसा ले लेगा। तो आदमी तो होता है क्या। ठीक है, वही काम है, डील इन हुंडीज, है ना। अच्छा, ये हुंडीज ना 2 तरह के हुंडीज होते थे। हुंडी कितने समझ में आ गया ना, पक्का। हुंडी जो है ना, टाइप्स ऑफ हुंडीज, ये हमारे 2 तरह के हैं। कितने तरह के जी, 2 तरह के। सबसे पहला हमारे पास है, दैट इज दर्शनी। क्या नाम है इसका, दर्शनी हुंडी। क्या हुआ, भाई बाहर का तापमान इतना ज्यादा है ना, मैं क्या बताऊं आपको, इसको थोड़ा नीचे कर दो, जस्ट अ सेकेंड। बेचारे दिल्ली वालों की तो वाट ही लगी रहती है हमें, हमारी। ये देखो बेचारा कितना शांति से बैठा हुआ है, इसको हवा भी नहीं आ रही, हवा आ रही है, आ रही है। चलो देखो इधर, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दर्शनी हुंडी, और दूसरा मुद्दती हुंडी। सर ये मुद्दती और दर्शनी क्या है ये, ओके, इसको जरा हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो कहते हैं दर्शनी हुंडी इज पेबल ऑन डिमांड। ठीक है, और मुद्दती इज पेबल ओनली एट द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो मैंने कहा भैया मैंने ना दर्शनी हुंडी ली है, क्या लिए बेटा, दर्शनी हुंडी ली है, ठीक है। भाई जब मेरा मन कर रहा बैंक के पास जाऊंगा पैसा कैश करा लो, जब भी मन कर रहा है आपका, ठीक है, ऑन डिमांड पे पेबल होता है। अच्छा, अगर आपने मुद्दती हुंडी ली है, फिर जब मन करा तब पेमेंट नहीं मिलेगा साहब, एक फिक्स पीरियड होगा, उस समय पे आकर ही आपको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगी। समझे ना, ये डिफरेंस है बस, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब वही कॉन्सेप्ट है, सेम है। चलो लिख लो इसको। देखो, सूर्य नलायक। लिख लिखो, आई जस्ट कम।
लिख रहे हो तुम लोग? हो गया बच्चों? चलो चलो चलो, जल्दी करो फटाफट से। बेटा जल्दी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन चैप्टर खत्म हो जाए बस। आज खत्म हो जाए, आज खत्म हो जाए। नहीं तो पॉइंट्स लिखे तो हैं यार। नालायक। ये नालायक है, नालायक। नहीं तो घर जाके उसको, नहीं नहीं, घर जाके इसको स्टेटमेंट में भी लिखना होता है ना बेटे। हाँ, बिना चार्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये चार्ट्स हैं, ठीक है। चार्ट्स वाली स्टडी में ना आपके देखो थोड़ा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जिससे क्या होगा ना, आपकी नॉलेज एनहांस होगी। शाबाश। हाँ, ग्रेट ग्रेट। ऊपर वाला हो गया, नीचे कर दो। देखा? नालायक। भाई लिख ले यार। ये नालायक। अच्छा, कल नहीं आया था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी मेरे से। कैसे करोगे उसको? कैसे करोगे उसको? हाँ। हाँ। दिस इज डन। चलिए अब आइए सर यहाँ पे नॉन बैंकिंग बिजनेस में। तो मतलब बैंकिंग के अलावा भी कुछ बिजनेस यहाँ पे परफॉर्म करे जाते हैं इंडिजिनस बैंकर के द्वारा, बहुत सिंपल है। सबसे पहला क्या था? स्पेक्युलेटिव ट्रेड। ये मैं आपको बेसिक्स बेसिक्स कौन सा बेटा इसका सुन लेना 2 मिनट बस। कमीशन एजेंट, और इसके अलावा और भी बिजनेसेस हैं जो ये बेसिकली डील कर। देखो इधर, स्पेक्युलेटिव ट्रेड का मतलब क्या होता है? सुनो, किसी भी गुड्स को हम इसको बाय कर रहे हैं एट लो प्राइस। क्या कर रहे हैं बेटा? किसी भी चीज को या किसी भी गुड्स को हम बाय कर रहे हैं किस पे? लो प्राइस पे। और उसी सेम गुड्स को हम सेल कर रहे हैं, सेल एट हाई प्राइस। इसको बोलते हैं क्या? स्पेक्युलेटिव ट्रेड। क्या बोलते हैं? स्पेक्युलेटिव ट्रेड। जैसे मैंने 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदा, 15 रुपए में बेच दिया, क्या आई हैव अर्न ₹5 प्रॉफिट्स? मैंने इसमें 5 रुपए का क्या कमा लिया? प्रॉफिट। तो इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव ट्रेड। क्या बोलते हैं? स्पेक्युलेटिव ट्रेड। तो ये काम करते थे इंडिजिनस बैंकर, जैसे गेहूं, चावल, इन सब चीजों में भी डील करते थे ये। सस्ते रेटों में खरीदा, महंगे रेटों में बेच दिया, जिससे बीच का क्या कमा लेते थे? प्रॉफिट्स कमा लेते थे, ठीक है। और ये कमीशन एजेंट की तरह काम करते थे। किसकी तरह काम करते थे बेटा? कमीशन एजेंट। मतलब बहुत सारे मार्केट्स में आपका गुड्स बिकवाना हो, सेल करवाना हो, तो उसके रिगार्डिंग एज अ एजेंट ये वर्क करते थे।
और उस एजेंट के वक्त के बदले ये लोग चार्ज करते थे आपसे क्या बेटा, कमीशन। जैसे मान लो आप सामान बेचना चाहते हो बट आपके पास ना रिसोर्सेस नहीं है, तो आपने इंडिजिनस बैंकर को बोला मेरा सामान बिकवा दो, हमारी तरह हमारे लिए काम कर दो, तो वो हमारे एजेंट की तरह काम करेगा और हम उसके बदले उसको क्या पे कर देंगे, कमीशन। और ऐसे ही बहुत सारे अदर ट्रेडिंग टाइप के बिजनेस भी ये लोग करते थे। तो इसी को बोलते हैं बेटा हम क्या, स्पेकुलेटिव ट्रेड, कमीशन एजेंट और अदर बिजनेस। समझे? खत्म, कॉपी करो उसको। नहीं नहीं भाई। हो गया जी। चलिए इसके साथ ये वाला यूनिट हमारा समाप्त हो गया। हुआ नहीं है? ओके। चलिए अब जरा हेडिंग डालिए। 1.4, इसको भी फिनिश करते हैं, बिजनेस रिस्क। फिर आ रही है रोने की आवाज। कैसे सही बोल रही हो। हाँ। हाँ। अनफेवरेबल ऑकरेंस। अच्छा देखो, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं
क्या उसके साथ बहुत सारे खतरे रिस्क जुड़े हुए होते हैं? बोलो। या सर ऑब्वियस सी बात है ना, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेट अस से मैंने बहुत सारा पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट करी, और मान लो मुझे प्रॉफिट्स नहीं हुए, लॉस हो गया, तो क्या दिस इज माई रिस्क? मेरा मार्केट बिजनेस नहीं चला, दिस इज माई रिस्क। या तो रिस्क का मतलब क्या है कि सर अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी वजह से अगर बेटा मेरे को लॉस हो जाता है, चांसेस ऑफ लॉस मेरा क्या है बेटा? रिस्क है। क्या है? रिस्क है। तो देखिए, कहते हैं रिस्क इज चांसेस ऑफ लॉस, मतलब रिस्क क्या है बेटा? लॉस होने का चांस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क। कहते हैं इट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस, जो हम नहीं चाहते। कोई चाहेगा क्या लॉस हो जाए? नहीं ना। तो जब हम नहीं चाहते, अगर उस चीज की पॉसिबिलिटी अगर बढ़ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिस्क बोलते हैं। ठीक है। कहते हैं रिस्क में बी डिफाइन एज द अनसर्टेनिटीज इन रिगार्ड ऑफ कॉस्ट, लॉस एंड डैमेज। बेटा मुझे बताइए, जो भी हम बिजनेस करते हैं क्या फ्यूचर के लिए करते हैं? हाँ भाई, मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, फ्यूचर में सेल होगा। जो भी काम होता है किसके लिए होता है? ये फ्यूचर क्या है हमारा, सर्टन है अनसर्टन है? अनसर्टन है ना। वी डोंट नो अबाउट फ्यूचर में क्या होने वाला है। कल को लेटेस्ट से कोई गुड्स की डिमांड ही खत्म हो जाए, और जब उसकी डिमांड नहीं खत्म, बिजनेस ही क्या हो जाएगा बेटा? डाउनफॉल हो जाएगा। तो यानी कि फ्यूचर हमारा अनसर्टन है, तो फ्यूचर जितना अनसर्टन रहेगा, उतने रिस्क के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे सर। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बेटा रिस्क। तो एक नोट पॉइंट लिखो, फ्यूचर अनसर्टनिटी। एक नोट पॉइंट लिखो, फ्यूचर अनसर्टनिटी। फ्यूचर अनसर्टनिटी ऑलवेज क्रिएट्स, फ्यूचर अनसर्टनिटी ऑलवेज क्रिएट रिस्क। फ्यूचर अनसर्टनिटी ऑलवेज क्रिएट रिस्क। फ्यूचर की जो अनसर्टनिटी है बच्चे, वो हमेशा क्रिएट करती है किसको? रिस्क को। ठीक है। चलो अभी हेडिंग डाल लो। क्या? ये लिखा नहीं है? कॉपी किया। ऊपर वाला हो गया दोस्तों। अभी कहता है बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है? बेटा मुझे एक बात बताओ। अच्छा ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, रिस्क और रिजल्ट ऑफ अनसर्टनिटीज। देखो, सोचो, अगर फ्यूचर हमें पता हो, क्या कोई रिस्क होगा? देयर इज नो रिस्क। हमें पता होगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो रिस्क ही खत्म हो गया ना। बट ऐसा है क्या? नहीं सर, हमें फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसका मतलब रिस्क तो है। तो इसलिए कहते हैं रिस्क हमेशा रिजल्ट होता है किसका बेटा? अनसर्टेनिटीज का। अनसर्टेनिटी मतलब जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी क्लास चल रही है, मान लो 1 बजे बहुत तेज बारिश होने वाली है। मान ही सकते हैं हम दिल्ली वाले, होती तो मान लो बहुत तेज बारिश होने वाली है, बट हमें नहीं पता। हम क्लास में आराम से मस्त आराम से बैठे हैं अंदर, पता लगा बाहर जाती पूरा रोड भर चुका है। तो घर नहीं जा पाएंगे, दैट मीन्स रिस्क।
दूसरे नाले में गिर जाए, दैट इज रिस्क। राइट, सो दैट मीन्स सर कहने का मतलब क्या है कि फ्यूचर क्या है, अनसर्टन है, और अनसर्टनिटी हमेशा किसको क्रिएट करती है, रिस्क को। ठीक है। अच्छा, आप रिस्क को अवॉइड कर सकते हो? नो, इसलिए रिस्क क्या है बेटा, हमेशा अनअवॉइडेबल है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते सर। दूसरा, डिग्री ऑफ रिस्क हमेशा डिपेंड करेगा साइज ऑफ द बिजनेस पे। बेटा क्या होगा, जितना साइज ऑफ बिजनेस ज्यादा बड़ा होगा, उतना रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना बिजनेस छोटा, उतना रिस्क क्या होगा, छोटा। भाई आपने 1 लाख रुपए लगाया, आपने 1 करोड़ रुपए लगाया, रिस्क ज्यादा कहाँ है, 1 करोड़ में। 1 लाख में भी रिस्क है, बट थोड़ा सा कम रिस्क है। ठीक है। अच्छा, अगर आप रिस्क लेते हो तो उसका रिजल्ट, उसका बेनिफिट क्या मिलता है आपको, प्रॉफिट के टर्म्स में। तो इसलिए कहते हैं प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क। भाई रिस्क ही नहीं लेगा कोई बिजनेसमैन, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा क्या, नहीं सर। और रिस्क डिपेंड करता है हमेशा बिजनेस के नेचर पे, कि बिजनेस का नेचर क्या है। सो दीज आर द सर्टेन नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। समझ आया? लो, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। क्या? चलो एक गड्ढा खुदवा देंगे तुम्हारे लिए। नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज। बेटा कॉजेज का मतलब होता है कारण, क्या कारण है रिस्क का। क्या? टेक्निकल चेंज, लीगल चेंज। लीगल लीगल, लॉ में कोई चेंज आ गया वगैरह वगैरह। डन। बेटा लॉकआउट, स्ट्राइक और लॉकआउट। एक बज ही गया मतलब है। बस 5 मिनट और। अब सुनो, कॉजेस मतलब रीजन क्या है भाई, बिजनेस में सबसे पहला रीजन क्या है,
नेचुरल कॉजेस, मान लो सीजन चेंज हो गया, भाई आइसक्रीम सर्दियों में थोड़ी बिकेगी, या स्वेटर गर्मियों में थोड़ी बिकेगा, हाँ तो क्या सीजनल चेंज का रिस्क है। दूसरा, जियोलॉजिकल चेंज, कभी कभी क्या होता है सिचुएशन चेंज हो जाती है, जियोलॉजिकल पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाती है जिसमें से हमारे बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है। अदर नेचुरल क्लाइमेटीज, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, ठीक है, इन सब चीजों से भी हमारा बिजनेस क्या होता है, इफेक्ट हो सकता है। बोलो जी। या ह्यूमन कॉजेज, सर अगर मान लो एम्प्लॉय ने बेईमानी कर दी, नालायक, चुरा रहे हैं चीजों को फैक्ट्री से, रिसोर्सेज चुरा के ले जा रहे हैं, तो जिससे कि हमें नुकसान होगा कि नहीं होगा। या दूसरा, एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दी, या रॉ मटेरियल ही नहीं है हमारे पास, बिजनेस नहीं हो पाएगा, ठीक है, और वर्किंग केयरलेसली, हम काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं बेटा, तो ये भी हमारे को क्या कर देगा, एक बिजनेस रिस्क में डाल देगा। इकोनॉमिक कॉजेस, बेटा चेंज हो गया फैशन, तो जो पुराना ओल्ड फैशन था उसके गुड्स आप नहीं बना सकते हो, प्राइस में चेंजेस आ गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, तो इन सब चीजों से हमारे इकोनॉमिकल कॉजेस के कारण भी हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है। अदर कॉजेस में जैसे कोई टेक्निक चेंज हो गई या लॉ चेंज हो गया, तो इन सब चीजों से हमारे बिजनेस में क्या होता है बेटा, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके साथ बच्चे ये हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 विल गोइंग टू स्टार्ट। हाँ जी, मतलब कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या गवर्नमेंट ने लॉ ही चेंज कर दिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम न्यू चैप्टर